गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री जो बुक्स है, मतलब आवर पास्ट टू। ये जो बुक्स है, इस बुक्स का जो पहला चैप्टर है ना, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स, इस चैप्टर को लेकर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ये तुम्हारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। तो इस चैप्टर को पहले हम लोग जानेंगे, इस चैप्टर का मतलब क्या है। ट्रेसिंग चेंजेस मतलब हम उसी चेंज के ऊपर फोकस करेंगे जो 1000 ईयर्स मतलब 1000 साल के अंदर चेंज हुआ है। अब ये कौन से 1000 साल, ये देखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग क्लास 6 में क्या किया था, हम लोग क्लास 6 में स्पेशली एंसेंट इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पढ़े थे। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री मतलब जो प्राचीन भारत के जो इतिहास है ना, हम लोग उसी को पढ़े थे। और इसी को हम लोग पढ़े थे कम से कम 650 या 700 एडी तक। तो क्लास 7 में जो आता है ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आता है। मेडिवल पीरियड मतलब जो मध्य युग का टाइम होता है इंडियन हिस्ट्री में, उसी टाइम पीरियड को यहाँ से डिस्कस किया जाता है। और 700 स्पेशली ये अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड भी कहा जाता है। तो 700 से स्टार्ट करके कम से कम 1700 एडी तक ये जो 1000 साल है, ठीक है, मतलब ये जो 1000 साल है, ये 1000 साल में क्या क्या चेंज हुआ है ये स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। तो तुम्हारे क्लास 10 में देखा जाए हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर है, उस चैप्टर में अलग अलग पार्ट के ऊपर फोकस किया गया है। लेकिन ये जो पहला चैप्टर है ना, ये चैप्टर बाकी जो 9 चैप्टर है, बाकी जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक छोटा सा समरी फॉर्म है। मतलब इस चैप्टर में स्पेशली ये चीज़ डिस्कस किया जा रहा है कि पहले जो एंशिएंट टाइम पीरियड से अभी के जो मेडिवल टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज आ रहा है, और ये चेंज कैसे 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 वहाँ के लोगों के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस को लेकर इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग होगा। तो स्पेशली हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे ये समझ में आया तुम लोगों को। तो क्यों ये चैप्टर को डाला गया इस सिलेबस में, ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आवर पास्ट टू जो सोशल साइंस में हिस्ट्री में जो बुक्स है, आवर पास्ट टू, उसी बुक्स में आता है चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। टाइमलाइन पहले तो कुछ फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। पहले बीसी एंड एडी, एंशिएंट टाइम पीरियड में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में थोड़ा सा। बीसी इसको किससे यूज करते हैं एंड एडी इसको कैसे यूज करते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। एडी एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये दो की चीज के बीच में फर्क क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इन द मॉडर्न कैलेंडर, आज के कैलेंडर के हिसाब के अनुजाई, वी लेबल ऑल ईयर्स विथ बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट एंड एडी एनो डोमिनी और इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो हम लोग जितना भी हमारे टोटल साल है इसको हम लोग ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास अभी मैंने बोला 700 ईयर्स से स्टार्ट करके 1700 ईयर्स तक डिस्कस करेंगे। ये सब एडी में आ जाता है, मतलब 1 एडी से स्टार्ट करके आज के दिन में चल रहा है 2020 एडी, तो ये पूरा आ जाता है एडी में, ठीक है। और उससे पहले देखा जाए 1 एडी से पहले, ठीक वहां से देखा जाए धीरे धीरे करके माइनस होता होता जाता है, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी टू 1500 बीसी, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी टू 600 बीसी, ऐसे करके करते वो धीरे धीरे करके घटते जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके जब 1 बीसी में आएगा तो उसके बाद ही तुरंत बाद 1 एडी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पर। तो बीसी बिफोर क्रिस्ट यानी जीसस के जो जीसस है ना, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट किया था, तो जीसस से जन्म से पहले के जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग बीसी को मानते हैं। और जीसस के जन्म होने से बाद ही जैसे उसको एडी बोलते हैं, मतलब एनो डोमिनी। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन करते हैं कि एडी फुल फॉर्म है आफ्टर डेथ, यानी जीसस के डेथ होने के बाद। ये सही नहीं है, एक गलत इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर जो स्पेशली चीज बोला जा रहा है कि एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड मतलब हमारे लॉर्ड, लॉर्ड मतलब यहाँ पर भगवान को बोला जा रहा है,
ठीक है। तो स्पेशली जीसस को हमें भगवान की तरह पे हम लोग ट्रीट करते हैं। तो जिस साल भगवान जीसस आए थे तो उसी साल के अकॉर्डिंग ये एडी को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। देयर इज नो जीरो ईयर्स, तो यहाँ पर कोई भी जीरो ईयर नहीं है। तो मैंने अभी बोला है 1 BC आने के बाद ही जीरो नहीं आता, तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाता है 180। जैसे 10 BC, 9 BC, 8 BC, 7 BC, 6 BC, 5 BC, 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC। अब उसके बाद ही स्टार्ट होगा 180, 280, 380, 480, 580, 680, ऐसे करके जाते जाएगा। आया समझ में? तो जीरो यहाँ पर नहीं है। In this system, the year Christ was born is 180. तो जीसस जिस ईयर में जन्म लिया है ये है 180 एंड द ईयर प्रीसीडिंग इट इज 1 BC। और उससे पहले वाला जो ईयर आता है ना, इसे हम लोग 1 BC कहते हैं, यानी बिफोर क्रिस्ट कहते हैं। AD एंड BC सिस्टम, तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चलता है अभी का जो सिस्टम। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, लैटिन फॉर इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड रेफर्स स्पेसिफिकली टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो अभी मैंने ये चीज़ को बताया कि एडी किस चीज़ को दर्शाता है, कि ये जीसस का जन्म को बोलते हैं, तो जीसस क्रिस्ट के जन्म को, इसीलिए यहाँ पर बोला गया इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो लॉर्ड के जिस आविर्भाव होने का टाइम पीरियड को बोला जा रहा है, और उसका ये एक लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, ठीक है। और BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस से आने से पहले का टाइम। इन इंग्लिश इट इज द कॉमन फॉर AD टू प्रीसेड द ईयर। मैनी पब्लिकेशन यूज CE, तो CE वो भी यूज करते हैं बहुत सारे पब्लिकेशन में भी, जो यहाँ पर CE के फुल फॉर्म बोला जाता है कॉमन एरा, ठीक है। तो वहाँ पर AD के यूज करने के जगह में CE यूज करते हैं, मतलब कॉमन एरा यूज करते हैं, और BC यूज करने के जगह में यूज करते हैं BC, मतलब बिफोर कॉमन एरा, इस टाइप के यूज करते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन से पब्लिकेशन में कहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा, इसी हिसाब से यूज करेगा। मतलब ये जो लिखने वाला है ना, उसके मेंटेलिटी के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़। जैसे यहाँ पर टाइमलाइन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री का एक बात किया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे देखा जाए हिस्ट्री तो बहुत सारे होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक मेडिकल हिस्ट्री का एक टाइमलाइन का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। जैसे इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझो तो थोड़ा सा समझ में आएगा। नीचे जो ये जो येलो और रेड कलर के जो लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला टाइम पीरियड जो दिया है ना, नीचे वाला जो चीज़ लिखा है ये है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और ऊपर वाला में जो लिखा है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ऊपर वाला में देखो, ऊपर वाला में यहाँ पर येलो लाइन की तरफ देखो, अभी BC में चल रहा है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक 8000 BC, मतलब जीसस से आने से पहले 8000 BC, 8000 साल पहले, मतलब जीसस के आने के 8000 साल पहले, ठीक है। तो आज के दिन से अकॉर्डिंग देखा जाए, आज तो कितना चल रहा है 2020, तो 8000 और उधर 2020 दोनों का टोटल करो तो 10,000 20 साल पहले, ठीक है। तो ये आज से अकॉर्डिंग विचार करें, लेकिन जीसस से आने से पहले देखा जाए तो 8000 BC, तो ये हो जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, ठीक है। इससे पहले तुम लोग क्लास 6 में थोड़ा सा पढ़े थे, प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, हिस्टोरिक क्या होता है, इस चीज़ को पढ़े थे तुम लोग। प्री हिस्टोरिक मतलब जिस टाइम में इंसान कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता, कोई भी लिपि या लिखने का तरीका भी डिस्कवर नहीं हुआ था, ये हो गया प्री हिस्टोरिक। ऑब्वियसली जो लिखने पढ़ने का तरीका नहीं जानते थे तो क्या लिखेगा, आज वो अगर ना लिख पाए तो आज उसके कोई हिस्ट्री भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। हम लोग वहाँ उस टाइम में हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग हिस्ट्री बनाते थे, ठीक है। तो ये प्री हिस्टोरिक होता है। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब लिखने पढ़ने का तरीका जानते थे, उन्होंने लिख करके, लेकिन हम लोग आज के दिन में उसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर नहीं पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, लेकिन हम लोग आज के दिन के जो हिस्टोरियंस है ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा है। तो ये हो जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक है कि जो वहाँ पर उन्होंने लिखना पढ़ना जानते थे, उन्होंने लिख गए, उन्होंने उस चीज़ को लिखा है, और इस चीज़ को आज के दिन में अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ पा रहे हैं और उसका मीनिंग भी हम लोग जान पा रहे हैं। ये हो जाता है हिस्टोरिक। जैसे वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है इंडिया हिस्ट्री में हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक जैसे 8000 BC, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद एंशिएंट चाइनीज 3000 BC, एंशिएंट चाइनीज पीरियड 3000 BC, एंशिएंट बेबीलोनियन 2000 BC। तो चाइनीज पीरियड जो चाइना में, बेबीलोनियन जो ईरान के आसपास में बिलोंग करते हैं, इराक ईरान के आसपास में बिलोंग करते हैं बेबीलोनियन। उसके बाद ग्रीक्स
एंड रोमांस 400 BC एंड 300 ग्रीक्स आते हैं 400 BC में, रोमांस आते हैं 300 AD में। मतलब ग्रीक्स और रोमांस के बीच में अंतर है, ग्रीक्स दोनों के बीच में कम से कम 700 साल का गैप है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। ग्रीक्स 400 BC में आता है और रोमांस आता है 300 AD, मतलब बीच में जो यहाँ पर बोला मैंने 1 BC के बाद या तो 1 AD, तो ऐसे करके देखा जाएगा। 400 BC से 1 BC तक 400 साल हो गया और 1 AD से 300 AD तक 300 साल हो गया। उसके बाद मिडिल एज यूरोपियन हिस्ट्री में जो डार्क एज आता है, जैसे 500 AD से स्टार्ट करके 1400 AD तक। उसके बाद द रेनेसांस, जिसमें डार्क एज को थोड़ा थोड़ा करके हटाया जा रहा था, जो इटली से स्टार्ट हो रहे थे, रेनेसांस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहां पर 1400 AD से स्टार्ट करके 1700 AD तक ये चला था। ये स्पेशली यहाँ पर मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया गया, तो मेडिकल हिस्ट्री के फॉर्मेट में डिस्कस किया जा रहा है, तो स्पेशली मेडिवल टाइम पीरियड तक ही डिस्कस किया गया, उसके बाद का नहीं किया। इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखो नीचे वाला में क्वेश्चन में, एंशिएंट इंडियंस जो 3000 BC, मैंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड के बारे में, वहां पर 3300 BC टू 1500 BC था, तो यहाँ पर 3000 BC बोला जा रहा है। एंशिएंट इजिप्शियन 2000 BC, ठीक है, तो इजिप्शियन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दिया गया, एंशिएंट इजिप्शियन। उसके बाद होगा कि एडी वाला फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है, और इस्लामिक मेडिसिन जो इंडिया में आ रहा है जो 700 AD से 1500 AD, तो इंडिया में मेडिवल टाइम पीरियड भी इसी टाइम पीरियड में आता है, ठीक है। इंडिया में 700 AD से 1700 AD तक यह जो पहले अर्ली मेडिवल, उसके बाद लेटर मेडिवल टाइम पीरियड आ जाता है इसके में, उसके बाद से मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक टाइमलाइन दिया गया है मेडिकल हिस्ट्री का, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा ये चीज समझ में आया कि BC क्या है, AD क्या है, और ऐसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। पीरियड क्लासिफिकेशन बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश अब इनका टाइम पीरियड हो रहा है 1700 के बाद से इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। हालांकि वो इंडिया में बहुत पहले आ चुके थे, 1600 के AD के आसपास उन्होंने आ चुके थे इंडिया में, लेकिन 1700 AD के बाद से मतलब 18th सेंचुरी में जाकर उनका असली काम वहां पर इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या किया, उन्होंने मिड 19th सेंचुरी में, उन्होंने मिड 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है 1801 से 1900 AD तक। अब मिड 19th सेंचुरी बोले मतलब लगभग मान लो 1840 से स्टार्ट करके 1860 के अंदर, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसी टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया दिया था, और उन्होंने इंडिया को धर्म के बेसिस में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था, जैसे हिंदू, उसके बाद मुस्लिम एंड उसके बाद ब्रिटिश। हिंदू जो एंशिएंट टाइम पीरियड में थे, ठीक है, मुस्लिम जो इस्लामिक टाइम पीरियड मतलब मेडिवल टाइम पीरियड में थे, और उसके बाद ब्रिटिश। तो उन्होंने इसी तरह से उन्होंने डिवाइड किया था। इट इज नॉट पॉपुलर पीरियडाइजेशन ड्यू टू मेनी रीजंस, तो ये पॉपुलर पीरियडाइजेशन नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल दूं, एंशिएंट टाइम पीरियड में कोई यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये जेम्स मिल ने बोला था, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था हिंदू, ठीक है। लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड में सिर्फ हिंदू तो नहीं थे इंडिया में, इस टाइम हिंदू के साथ साथ बुद्धिस्ट भी थे, जैनिज्म भी थे इंडिया में, तो ये तो बोल नहीं सकते हम लोग सिर्फ हिंदू थे। मुस्लिम टाइम पीरियड में देखा जाए उस टाइम में बहुत सारे हिंदू रूलर भी थे, जैसे राजपूत, जैसे शिवाजी महाराज, तो ऐसे तो पूरा बोल नहीं सकते हम लोग सिर्फ मुस्लिम को फोकस करते हैं, ठीक है। तो यानी धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, जो टाइम पीरियड को हम लोग डिवाइडेशन नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस लोग, स्पेशली जेम्स मिल ने जो फॉर्मेट बनाए थे, ये फॉर्मेट बहुत ही गलत फॉर्मेट था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मोर कॉमन एंड पॉपुलर पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो पॉपुलर पीरियडाइजेशन क्या था, ये था सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं, ये है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 टाइम पीरियड को यूज करते हैं इंडियन के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। द हिस्ट्री वी विल बी स्टार्टिंग इन क्लास 7 इज मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। तो इंडिया क्लास 7 में हम लोग से मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो एंशिएंट मतलब इंडिया के एंशिएंट टाइम पीरियड जैसे 3300 BC से स्टार्ट करके कम से कम 650 AD तक जो एंशिएंट टाइम पीरियड आता है। मेडिवल टाइम पीरियड जिसका भी 2 पार्ट है, एक्चुअल अर्ली मेडिवल और एक है लेटर मेडिवल, तो वो उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ। तो मेडिवल टाइम पीरियड कम से कम 700 AD से स्टार्ट करके 1700 AD, ये मान के चलो 1707
1707 AD तक भी बोल सकते हो, औरंगजेब के डेथ के टाइम पीरियड। कोई कोई हिस्ट्रियन ये भी मानते हैं 1757 जो बैटल ऑफ पलाशी तक भी बोल सकते हैं। तो जो भी हो वो डिबेट चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो मेडिवल टाइम पीरियड यहाँ तक है, कम से कम 1700 AD तक ये मान सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, जो आज भी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। लगभग इंडियन के अकॉर्डिंग देखा जाए 1950 तक मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 7 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्लास 7 में फोकस करेंगे मेडिवल पीरियड, क्योंकि हम लोग क्लास 6 में इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़े थे। अब क्लास 7 में मेडिवल पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, मैप्स। Over a period of time, the map of an era made by a person differs from that made by another person. तो ये क्या होता है कि अगर कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब कोई भी एक युग, ये युग, कोई भी युग को देखो, उसमें क्या होता है उसी टाइम पीरियड में वो समय समय चेंज होता जाता है। तो पहले जैसे मैप बनते थे, इसका मतलब नहीं कि आज के दिन में उसी तरह से मैप बने। तो पहले जो पर्सन जो मैप को जैसी तरह से वो दर्शाता था, बाद में क्या हुआ उस फॉर्मेट में बहुत सारे चेंज आए। तो यहाँ पर वही चीज़ को बोला जा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन्स। तो ये चेंज क्यों आता है, ये चेंज आता है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो उसी एरिया के जो इंफॉर्मेशन मिलता है ना, उसी के अकॉर्डिंग चेंज आता है, ठीक है। पहले जो मैप बनाते थे उसको इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं था, अब जो मैप बना रहे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन जैसे आता है वो मैप चेंज होता जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग मैप्स। अब मैप के एग्जांपल देखो, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला मैप, इस वाले मैप में ये थोड़ा उल्टा मैप है, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री के उल्टा मैप है। जैसे देखा जाए ऊपर में जो पॉइंट है, ये जो मैंने जूम करके मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ये शिलोंग का है, ठीक है। और नीचे वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये नीचे वाला ये लैंड, ये पूरा इंडिया है। तो ये मतलब ये उल्टा मैप देखा है, श्रीलंका को ऊपर रखा है, इंडिया को नीचे रखा है, ठीक है। ये पहले इसी तरह से फॉर्मेट से मैप बनाया जाता था। तो जैसे एक बार पर देखता हूँ कौन बनाते थे, दिस वॉज बाई द अरब जियोग्राफर अल इदरिशी। तो अरब के जो जियोग्राफर थे वहाँ का, तो अल इदरिसी, उन्होंने ये मैप बनाए थे। ये मैप कौन से टाइम पीरियड में बना था, 1154 मतलब 1154 जो AD या CE बोल सकते हो, कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा भी बोल सकते हो, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में ये बना था। इन दिस मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्थ इंडिया को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने बोला मैप में ये नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, ये साउथ इंडिया हो गया, ठीक है। तो इससे जितने नीचे जाएंगे तो उतना नॉर्थ इंडिया आते जाएगा, ठीक है। तो इससे साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्थ इंडिया को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और श्रीलंका इज एन आइलैंड एट द टॉप ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका जो एक आइलैंड है वो इंडिया के टॉप में आता है। जैसे इस मैप में मैंने बोला, इस मैप में जो ये छोटा सा आइलैंड है, ये बड़ा सा आइलैंड, ये आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। हम ये श्रीलंका में आ जाता है। उसके बाद क्या बोला है, द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरेबिक। तो यहाँ पर जो नाम लिखा गया था ये अरेबिक में लिखा गया था, क्योंकि जियोग्राफर जो थे ये अरेबियन कंट्री से बिलोंग करते थे, जो अल इदरिसी थे। एंड देयर आर सम पॉपुलर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक कनौज। जैसे यूपी के एक फेमस जगह का नाम था कनौज, तो स्पेल्ड एज कनौज, QANAUJ, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे हम लोग KANAUJ लिखते हैं ना, वो लोग लिखे थे QANAUJ। तो अपने हिसाब से उनका प्रोनाउंसिएशन करने का एक तरीका था। ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते जाता है, ठीक है। अपने अपने लोग अपने हिसाब से वो प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट, अब मैप बनाने के तरीके में धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। ये आज के दिन में जो मैप हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसी फॉर्मेट में हम लोग मैप को यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया ऊपर श्रीलंका नीचे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग मैप को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये फॉर्मेट कब से आया। इट वॉज मेड बाई ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर का मतलब क्या है, जो नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो नक्शनबीश कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ए पर्सन हु मेक्स मैप, एक पर्सन जो मैप को बनाते हैं। इट वॉज ड्रॉन इन द 1720 डिकेड, दैट इज 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। तो पहले जो मैप बना था ना, उसके 600 साल के बाद ही ये दूसरे वाला मैप बना था। उसके दूसरे वाला बार ये 1720 के डिकेड में बना था।
दिस मैप इज मोर फैमिलियर टू आस, ये मैप सबसे ज़्यादा फैमिलियर है, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है आज के दिन के हिसाब से। इट इज़ मोर सिमिलर टू द मैप वी नो ऑफ द दैन द मैप ड्रॉन बाय अल इद्रिसी। तो ये मोर सिमिलर, मतलब कुछ कुछ जगह में इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैच पाए जाते हैं जो अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया था। ठीक है, फर्क है कि अल इद्रिसी का मैप था उसमें श्रीलंका ऊपर थे, इंडिया नीचे थे, और इस वाला मैप में इंडिया ऊपर है और श्रीलंका नीचे है। ठीक है, इट वॉज यूज बाय द यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन द वॉयजेस। तो इस मैप को कौन यूज करते हैं? ये यूज करते हैं यूरोपियन सेलर और मर्चेंट्स। तो मतलब यूरोपियन के जो नाविक लोग थे, जो मर्चेंट्स, जो व्यापारी लोग थे, ये जब समुद्र के रास्ते में जो व्यापार करने के लिए जाते थे ना, अपने यात्रा करते थे, तो इस मैप को ये यूज करते थे यात्रा करने के दौरान। उसके बाद न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब नेक्स्ट हम लोग जो कुछ जो मैंने बोला ना एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल पार्ट में क्या क्या चेंज आए, पर्टिकुलर हम लोग सीसी चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे के पहले तो मैप पार्ट नहीं थे, लेकिन मेडिवल टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके वहाँ पर मैप सिस्टम आ गए। जैसे मैप सिस्टम आए, मैप के द्वारा इंसान आसानी से यात्रा कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह में। अब ये भी मैप में भी धीरे धीरे करके चेंज कैसे आए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। पहले थे कि नीचे वाला फॉर्मेट ऊपर थे और ऊपर वाला फॉर्मेट नीचे थे, और अभी ये चीज़ चेंज हुआ, मतलब जैसे श्रीलंका ऊपर थे, इंडिया नीचे थे, अभी इंडिया ऊपर आए, श्रीलंका नीचे आ गए। तो ये भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम आगे जाते जाएगा, आगे चला जाता था, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके यहाँ पर चेंज आता था। अब दूसरे पार्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो नया और पुराने जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब जो शब्द है ना, शब्द का, तो शब्द बोली बोलते हैं हम लोग इसे, मतलब बहुत सारे शब्द को हम वहाँ पर कैसे कैसे चेंज आए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चेंज होता जाता है इंफॉर्मेशन, ये पूरे पीरियड मतलब पूरे युग के समय में ये धीरे धीरे करके चेंज हुआ था। जैसे इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ये इसी तरह से देखा जाए जो परिभाषिक शब्दावली है ना, तो ये क्या करते हैं, इसी प्रकार से वो अपना चेंज होता जाता था उस टाइम में। मतलब वहाँ पर जो डिक्शनरी में जो जो शब्दावली थे ये अपने हिसाब से इसी तरीके से, मतलब वो समय के साथ साथ धीरे धीरे करके चेंज होते थे। लोगों के मुंह के वो अपने बोलने का एक तरीका होता था, वो जैसे जैसे डेवलप होते जाते थे ऐसे ऐसे करके वो चेंज होता जाता था। ऊपर से चेंज होने का और भी बहुत सारे तरीका है। ठीक है, जैसे एक लैंग्वेज के साथ दूसरे लैंग्वेज का जब मिश्रण होते थे ना, तो इसके द्वारा दूसरे एक नया वर्ड आ जाता था। आजकल देखो, आजकल हम लोग जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन टेलीफोन, ठीक है, हम जानते हैं टेलीफोन के हिंदी के मतलब, या स्टेशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, हिंदी वर्ड ऐसे हिंदी वर्ड को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी धीरे धीरे करके चेंज होता जाता था इस टाइम में। तो इन टर्म्स ऑफ मीनिंग ये भी एक हिंदी वर्ड भी माना जा रहा है आज के दिन के अकॉर्डिंग। इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज, फॉर इंस्टेंस मेडिवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन बोथ। तो टर्म एंड लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेडिवल जो पारसी लैंग्वेज था ना, ये आज के दिन में मॉडर्न जो पर्शियन लैंग्वेज है इससे भी बहुत ज़्यादा अलग है। कहाँ कहाँ फॉर्मेट में अलग है? ग्रामर के फॉर्मेट में, वोकाबुलरी के फॉर्मेट में, मीनिंग के फॉर्मेट में, मतलब ये सारे फॉर्मेट में अलग है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जा रहे थे कि लैंग्वेज भी अपडेट होता जा रहा था। पुराने जो लैंग्वेज थे वो लैंग्वेज भी चेंज होता था और नया तरीके से वो अपडेट होता जा रहा था। तो जैसे जैसे एंशिएंट टाइम पीरियड से मेडिवल टाइम पीरियड में आए, तो मेडिवल टाइम पीरियड भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसी तरह से देखा जाए तो शब्द में भी बहुत सारे चेंज होते जा रहे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी क्षेत्र में चेंज हुआ था। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, द टर्म हिंदुस्तान इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। हिंदुस्तान को हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसे प्रोनाउंस करते थे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के दिन में हम लोग हिंदुस्तान को बोलते हैं इंडिया। टुडे द टर्म्स रेफर्स टू इंडिया, तो इंडिया बोलते हैं। 13th सेंचुरी में इन द टर्म, 13th सेंचुरी मतलब 1201 से स्टार्ट करके 1300 AD तक। तो इस टाइम में क्या होते थे, इस टाइम मिराज सिराज नाम का एक बंदा था, जो एक द टर्म वाज यूज्ड बाय मिराज सिराज एंड ए क्रॉनिकलर, मतलब एक जो साहित्यिक या हिस्टोरियन टाइप का थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये चीज़ को यूज़ किया था। अब कैसे यूज़ किया था? इन द जियोग्राफिकल सेंसेस द एरियाज ऑफ पंजाब। उन्होंने जो हिंदुस्तान बोलने के मतलब उन्होंने जो बोला था कि जियोग्राफिकल सेंस के अकॉर्डिंग
ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से हम लोग अगर देखें कि पंजाब और हरियाणा में ये दो जो एरिया है, और एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड गंगा जमुना के बीच में जो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, इसको हम लोग हिंदुस्तान कह सकते थे। तो उस टाइम मिराजुद्दीन सिराज जो थे, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था इंडिया का। उसके बाद पॉलिटिकल सेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था, द लैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान। मिराजुद्दीन सिराज जब इंडिया में आए थे, तब इंडिया में दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी से शुरुआत होने वाले थे। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे राज करने वाले थे, उसके बाद इल्तुतमिश आए थे। तो इसी टाइम पीरियड में उन्होंने आए थे, तो उन्होंने बोले थे जहाँ पर इंडिया में दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी राज कर रहे थे, तो उसी जगह को बोलते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था हिंदुस्तान का। 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, द टर्म वॉज यूज बाई बाबर। अब मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड आ रहा है। बाबर जो मुगल डायनेस्टी का पहला रूलर थे, उन्होंने क्या किया था, टू एस्क्राइब द जियोग्राफी एंड कल्चर एंड फॉना एंड ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इंडिया को एक्चुअल सब कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है, ये मान लो। ठीक है, क्योंकि एशिया को कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और एशिया के जितने भी फीचर्स है ना, इंडिया के अंदर उतना फीचर्स आ जाता है, छोटे 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 करके आ जाता है। तो इंडिया का एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, मतलब एक कॉन्टिनेंट का जितना फीचर्स एक इंडिया जैसे बड़ा कंट्री में वो आ जाता है, तो इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का कल्चरल कंडीशन, वहाँ का जो पेड़ पौधे है, फौना मतलब पेड़ पौधे, एंड ऑफ द इनहेबिटेंट्स, वहाँ का जो निवासी लोग हैं, मतलब जो लोग वहाँ पर रहते हैं, इन सब के अकॉर्डिंग उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था। ठीक है, तो बाबर ने ये टर्म को यूज़ किया था, ये जो हिंदुस्तान को टर्म को यूज़ किया था, मतलब हिंदुस्तान में हम लोग राज करते। तो यहाँ पर स्पेशली देखा जाए, उस टाइम में हिंदू लोग ज़्यादा थे, तो इसी हिसाब से हिंदुस्तान कहा जाता था इसी जगह को। ठीक है, ये बाबर ने यूज़ किया था अपने जो बाबर के जो अपने ऑटोबायोग्राफी थे, तुजू की बाबरी, उसी बुक्स में उन्होंने ये चीज़ को बताया था। उसके बाद 14th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी से हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। 14th सेंचुरी, आमिर खसरू, मतलब जो खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड था, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड, उसी टाइम दौरान आमिर खसरू नाम का एक बहुत ज़्यादा फेमस एक हिस्टोरियन थे। मतलब ये सिर्फ हिस्टोरियन भी नहीं बोल सकते, अलग अलग क्षेत्र में इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस थे ये। तो द टर्म हिंद यूज इन द पीरियड बाय द पोएट आमिर खसरू। तो आमिर खसरू ने इन्होंने हिंद शब्द का यूज़ किया था, हिंद। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए, एक एक करके यहाँ पर शब्द में डेवलप होने जा रहे थे। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में सिंधु से आया है, सिंधु से आया है जहाँ पर इंदुस। ठीक है, सिंधु SINDHU, सिंधु, उस यहाँ से आया था इंदुस। ठीक है, और इंदुस कैसे आए, क्योंकि ग्रीक लोग यहाँ पर आए थे। ग्रीक लोग अब सिंधु को एस को उन्होंने प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, उन्होंने इंदुस बोलते थे। अब इंदुस डेवलप होते होते इंडिया आ गया। ठीक है, इसी तरह से, तो इसी तरह से भी धीरे धीरे करके मतलब चेंज आया था। इसी तरह से कहाँ पर भी बोला जाता है कि सिंधु से चेंज होकर हिंदू से आए थे, और हिंदू से हिंदुस्तान आ गए थे, तो ये भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अपने हिसाब से कि कौन सी जगह में कैसे चेंज आ रहे थे। यहाँ पर सॉरी, एक मिनट जस्ट रुको, यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी लो दे रहे हैं। हाँ, आप है कि यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हाँ, मीनिंग ऑफ फॉरेनर। इस टाइम में जो फॉरेनर जो मीनिंग थे ना, फॉरेनर, हम लोग आज के दिन में अकॉर्डिंग हम लोग फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं? आज के दिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, फॉरेनर मतलब जो बाहर की कंट्री में जो लोग थे रहते हैं, उसे हम लोग फॉरेनर कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग उसे तब क्या बोलते थे। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इट इज द प्रेजेंट टाइम्स द टर्म फॉरेनर मीन्स ए पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। मतलब आज के दिन के अकॉर्डिंग अगर फॉरेनर हम उसे कहते हैं जो इंडियन नहीं है, मतलब बाहर की कंट्री से जो आते हैं इंडिया में, उसे हम लोग फॉरेनर कहते हैं। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या कहते हैं? इन दिस पीरियड द टर्म फॉरेनर मींट ए स्ट्रेंजर। तो वो उसमें कहा जाता है कि एक उसी स्ट्रेंजर को, मतलब उसी आगंतुक को कहा जाता है हु अपीयर्ड इन ए गिवन विलेज, जो अचानक से एक गांव में आ गए, जो गांव वाले उसे पहचानते नहीं है, मतलब उन्होंने बाहर के एक आदमी को देखा है। तो दैट इज ए पर्सन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ कल्चर, मतलब उसी गांव के जो सोसाइटी था, उसी गांव के जो कल्चर थे, उस कल्चर का पार्ट नहीं थे, वो उसे जानते भी नहीं थे, वो बाहर से आए। अब ये मतलब नहीं है कि वो बंदा बाहर से आया मतलब वो बाहर के कंट्री से आया है या बाहर के स्टेट से आया, ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर मेनली है कि जैसे मेरे गाँव में एक बाहर का कोई एक बंदा आ गया, मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ,
तो मेरे हिसाब से ये फॉरेनर है, ठीक है। तो ये मेडिवल टाइम पीरियड में इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग देखा जाए कि बाहर के कंट्री के कोई आता है तो वो होता है फॉरेनर। दस ए सिटी डुएलर वुड कंसिडर ए फॉरेस्ट डुएलर एज फॉरेनर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक सिटी डुएलर मतलब शहर में निवास करने वाले जो लोग थे, ये मानते थे कि फॉरेस्ट में जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं ना, इसे फॉरेनर मानते थे, ठीक है। तो इसी तरह से उस टाइम में फॉरेनर का जो डेफिनेशन था। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐतिहासिक और उनका जो सोर्स मतलब सूत्र। तो हिस्टोरियंस हमेशा इतिहास लिखते हैं किसी सोर्स के ऊपर बेस करके, मतलब किसी सोर्स जो सूत्र होता है, सूत्र के ऊपर बेस करके उन्होंने हिस्ट्री लिखते हैं। अब ये सूत्र जो बहुत सारे होते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, लिटरेरी सोर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र के ऊपर बेस करके वो हिस्ट्री लिखते हैं। अब ये उनको पास मिलना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके वो एग्जामिन करते हैं, उसे एक्सप्लेनेशन करते करते उन्होंने हिस्ट्री लिखते हैं। तो the sources used by historians in the period of 700 to 1750, जो medieval time period एक्चुअल कहा जाता है, ये जो टाइम पीरियड मैंने बोला है, there is definitely some continuity in the source used by the historians of both the distinct periods. For example, for obtaining information they still relied on, ये चारों एग्जाम्पल दिया है। मतलब यहाँ पर स्पेशली जो चीज़ बोला जा रहा है कि यहाँ पर सोर्स हिस्टोरियंस लोग यूज करते थे, ये जो भास्ट टाइम पीरियड में जो यूज करते थे, ये धीरे धीरे करके सोर्स में भी चेंज आने लगे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन दे स्टिल रिलाइड ऑन। तो ये कहाँ से अभी सोर्स कलेक्ट कर ले, जैसे कॉइन्स एंड अदर एविडेंस। तो मतलब उस टाइम में राजा क्या करते थे, कॉइन्स उन्होंने निकालते थे, क्योंकि कोई भी एम्पायर का इकोनॉमिक हालत चलाना था तो वहाँ पर कॉइन्स तो होता ही था। तो कॉइन्स निकालते थे, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर का कॉइन, ऐसे कॉइन्स निकालते थे। अब उसी कॉइन के ऊपर जो कुछ लिखा था वो भी हिस्ट्री का काम करते थे। इंस्क्रिप्शन जैसे अच्छा लिपि, मतलब जैसे अच्छा मतलब रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर, दीवार के ऊपर या कोई लकड़ी के ऊपर अगर कुछ ऐसे लिखा होता था तो वो भी एक काम कर जाता था इंस्क्रिप्शन। आर्किटेक्चर, कोई भी एक बिल्डिंग बना दिया, कोई एक मोनूमेंट बना दिया, एक मंदिर मस्जिद कोई भी बना दिया, तो इसके बॉडी में जो भी डिज़ाइन किया जाता था ये भी एक काम करते थे हिस्ट्री का। और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब जो लिटरेरी सोर्स होता है स्पेशली, मतलब वहाँ पर जो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जा रहा है, मतलब वहाँ पर हिस्टोरियंस उसी टाइम के दौरान जो फेमस नोबेल पर्सन थे, जो चीज़ लिखते थे, ये आज के दिन में अगर वो बुक्स मिलते हैं तो ये हिस्ट्री का काम कर जाते हैं। तो इसी तरह से हिस्ट्री उस टाइम में लिखा होता था। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज आए थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि पहले एंशियंट टाइम पीरियड में हम लोग कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर इसके ऊपर बेस करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री लिखते थे। लेकिन मेडिवल टाइम पीरियड में जाकर ना हम लोग सबसे ज़्यादा हिस्ट्री लिखते थे, ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मेनली, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि इस टाइम में लिटरेरी सोर्स सबसे ज़्यादा मिलते थे। लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक जो सूत्र होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री मिलते थे, तो इसलिए यही सोर्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था। यहाँ पर ना वो जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होता है, मतलब जो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री लिखने के तरीका में भी और जो सोर्स मिलता था उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज आए थे एंशियंट टाइम से मेडिवल टाइम पीरियड में। नेक्स्ट स्लाइड। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो सामाजिक में और राजनीतिक दृष्टि से नया पॉलिटिकल ग्रुप भी आने लगे। जैसे द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स फ्रॉम 700 टू 1750 इज अ बिग चैलेंज फॉर हिस्टोरियंस। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, तो इस टाइम पीरियड में एक साथ स्टडी करना एक हिस्टोरियन के पास में एक बिग चैलेंज है, मतलब बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये टाइम पीरियड कम टाइम पीरियड नहीं है, 1000 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड है। तो ये ऐसे मतलब ध्यान से इसे स्टडी करना हिस्टोरियन के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। दिस इज बिकॉज of the scale and variety of developments that took place during this period। तो ये this is because, क्योंकि ये इसका मेन कारण क्या था, of the scale and variety of developments, क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए बहुत सारे अलग अलग मात्रा में विकास हुआ था, अलग अलग नया चीज़ इस टाइम में आने लगे थे, that took place during this period। तो उसी टाइम पीरियड में ये चीज़ आने स्टार्ट कर दिया था। अब ये बात है कि एंशियंट टाइम पीरियड में जो चीज़ आए थे, मेडिवल टाइम पीरियड में उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके फर्क आए थे। अब मेडिवल टाइम पीरियड में भी जो चीज़ आए थे वो टाइम पीरियड जैसे 1000 साल के ऊपर मैंने बोला, तो ये टाइम पीरियड जितना आगे जा रहे थे उसी तरह से देखा जाए ये टाइम पीरियड में भी बहुत सारे धीरे धीरे करके चेंज आने स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है। तो मेडिवल टाइम पीरियड के जैसे अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में जो चीज़ थे ऑब्वियसली वो लेटर मेडिवल टाइम पीरियड में वो चीज़ चेंज हुआ था। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे चेंज आए थे। देखते हैं हम लोग और भी आगे। जैसे पॉलिटिकली लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास, तो इस टाइम में बड़े बड़े मात्रा में स्टेट्स आने लगे, मतलब जो एम्पायर आने लगे, जैसे चोलास एम्पायर, तुगलक्स एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सब अलग अलग टाइम पीरियड में है, ठीक है। तो इन कॉम्पर्स मेनी रीजन्स, तो अलग अलग क्षेत्र में लेकर ये बड़े बड़े एरिया को कवर करके ये अपना एम्पायर बनाते थे, जैसे पैन रीजन्स कहा जाता है, मतलब एक बड़ा सा एरिया को कवर करके ये अपना एरिया बना लिया, तो ये पैन रीजन्स कहा जाते हैं, जो अलग अलग एरिया को ये एरिया में अपना जो एम्पायर को इसको इन्होंने स्प्रेड किया था, ठीक है। तो इस टाइम में ये चीज़ देखा गया था, ये स्पेशली ये चीज़ एंशिएंट टाइम पीरियड में ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखा गया था, क्योंकि एंशिएंट टाइम में बड़ा एम्पायर क्या था, बड़ा एम्पायर सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी थे और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आए थे, इतना ज़्यादा बड़ा एम्पायर, हालांकि इसी लेवल का बड़ा एम्पायर इंडिया में आए नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो मेडिवल टाइम पीरियड में लेकिन ये चीज़ चेंज हुआ था और इस टाइम में बड़े बड़े एम्पायर आने लगे थे। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया, जैसे लेफ्ट साइड में दिया गया खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी जो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में जो ब्राउन कलर का जो पोर्शन दिया है यहाँ पर कवर कर रहे, और साउदर्न पोर्शन में उस टाइम में भी खिलजी डायनेस्टी का पावर था। अलाउद्दीन खिलजी साउदर्न जो एरिया है वहाँ पर भी उन्होंने कब्जा करने के लिए गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन वो जगह को उन्होंने लूटपाट करके वो जगह को अपने अंदर रखा था, सिर्फ वहाँ पर लूटपाट करके वो छोड़ दिया था साउदर्न पार्ट को, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा सा क्रेडिट था अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया से साउदर्न इंडिया को पूरा कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था पॉलिटिकली, एज ए पॉलिटिकल कंट्रोल करना। और उसके बाद देखा जाए कि राइट साइड में जो दिया गया है ये मुगल डायनेस्टी के बारे में दिया गया, स्पेशली पहले अकबर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। ये लोग भी साउदर्न पार्ट में उन्होंने अपना कब्जा बनाया था नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ। और देखा जाए साउदर्न पार्ट में यहाँ पर जो व्हाइट कलर करके दिया है ये मराठास दिया हुआ है यहाँ पर। तो मराठास बाद में जाकर धीरे धीरे करके औरंगजेब के टाइम पीरियड से ये उन्होंने अपना इमरजेंस होना स्टार्ट कर दिया था, फिर मुगल डायनेस्टी के साथ आपने मराठास को बीच में लड़ाई करना स्टार्ट किया था। हालांकि देखा जाए कि मुगल डायनेस्टी भी इंडिया में बहुत जगह एरिया तक ये कवर किया था पॉलिटिकली, ऐसे पॉलिटिकली कवर किया था। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, तो कैसे कैसे चेंज हो रहे थे, तो उसके अंदर भी एक चीज़ चेंज हो रहा था, वो था कि टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी चेंज आ रहे थे, एंशिएंट टाइम पीरियड से मेडिवल टाइम पीरियड में भी। कैसे चेंज हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, जैसे ये टाइम पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक, तो इसमें बहुत सारे नया नया टेक्नोलॉजी आए, जैसे पार्शियन व्हील आए थे। पार्शियन व्हील इन इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन मतलब सेच सिस्टम में, जो सेच व्यवस्था जो होता है ना उसमें, जैसे यहाँ पर फोटो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जगह है ना जो पार्शियल व्हील, बीच में एक व्हील तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये व्हील में क्या होता है, ये व्हील घुमाकर ना वहाँ से पानी जो वहाँ पर जो वेल टाइप का रहता है या पॉन्ड्स टाइप का होता है, वहाँ का जो पानी, उस पानी को सप्लाई दिया जाता था। तो ऐसे पार्शियल व्हील वाला सिस्टम मेडिवल टाइम पीरियड में लेकर आया गया, जो इरिगेशन सिस्टम के लिए काम में आता था। ऐसे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड में ये नहीं था। इससे बाद स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, वेविंग में, ठीक है, मतलब कपड़े बुनने का जो टाइम होता है ना, वहाँ पर भी स्पिनिंग व्हील सिस्टम भी लेकर आया गया था। तो जैसे राइट साइड में जो इमेज दिया गया, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी स्पिनिंग व्हील वाला सिस्टम, ये जो है ये स्पिनिंग व्हील सिस्टम, ये कपड़े बुना जाता था इससे, तो ये सिस्टम लेकर आया गया। आज तो मशीन के जरिए बुना जाता हूँ, ये मेडिवल टाइम पीरियड के मैं बात कर रहा हूँ। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब युद्ध करने के लिए जब जाते थे ना, तो उसमें जो फायर आर्म्स मतलब बारूद का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जो आग्नेयास्त्र बोला जाता है, तो इसे यूज़ करना स्टार्ट करता है। एंशिएंट टाइम में ये नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ तलवार लेकर भी या भाला लेकर ही वहाँ अटैक करने चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर पहले जो फायर आर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मुगल लोग ना इंडिया में पहले वो बारूद का यूज़ किया था, तो ऐसे तरह से धीरे धीरे करके चेंज आने लगे मेडिवल टाइम पीरियड में। उसके बाद न्यू फूड्स एंड बेवरेज, मतलब नया खाना, नया जो पीने का तरीका, ये सब चीज़ आने लगे। अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट में आने लगे, जैसे खाने के अंदर पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, ये सब चीज़ जैसे आने लगे ना, जैसे पीने का तरीका में टी एंड कॉफ़ी भी आने लगे। इससे पहले एंशिएंट टाइम में टी एंड कॉफ़ी नहीं थे, मेडिवल टाइम पीरियड से धीरे धीरे करके आने लगे, ठीक है। इसके बाद जैसे टोबाको भी आए थे इंडिया में यहाँ इस टाइम में, जो मेडिवल टाइम पीरियड में, स्पेशली मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड।
टू मैनी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस ऑल्सो टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम में देखा जाए अर्थनैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत सारे चेंज हुए थे इस पीरियड में। दिस वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो पीरियड है ना, ये मतलब अलग अलग लोगों को एक साथ जमा होकर आगे बढ़ने का पीरियड है, ठीक है। जैटिस ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल्ड, मतलब जैसे यहाँ पर कि बहुत सारे लोग मिलजुल कर जो ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे मुझे व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह में जाते थे। अब ये अकेला नहीं जाते थे, एक साथ बहुत सारे लोग मिलजुल कर जाते थे। दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ पीपल हु ऑल्सो बॉट न्यू आइडियाज। तो इसके वजह से क्या होता कि एक जगह के आइडिया दूसरी जगह में फैलते जाते थे, और वो जगह से, जैसे मैं ए स्थान में रहता हूँ तो मैं बी स्थान में जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। अब बी स्थान में जैसे किया, वहाँ से मैंने कुछ नया आइडिया सीखा। अब मैं जब घर आया, ए स्थान में आया, तो नया आइडिया को मैं यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब वहाँ का जो आइडिया अब यहाँ पर भी फैलना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरह से भी बहुत सारे स्प्रेड हुआ था कल्चर को। और क्या क्या चेंज हुआ था? सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट। तो सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंज हुए थे उस टाइम में। जैसे पीपल वर डिवाइडेड इनटू जातिस, तो पीपल जाति के अकॉर्डिंग भी डिवाइड हो गए थे। अब जाति कैसे मतलब सृष्टि होते थे? जाति होता था कि उनके पेशा के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे जो कपड़े बुनते थे वो कपड़े बुनने वाला, जैसे ताँत के एक जाति बन गए थे। जो कमार का काम करते थे वो कमार वाला एक जाति बन गए। ऐसे कि अपने पेशा के अकॉर्डिंग वो अलग अलग जाति बन गए थे। अब जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अलग अलग जाति का भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन था, ठीक है। अब ये जाति एक एक गांव में रहते थे और उन या एक एक पाड़ा में रहते थे, मोहल्ले में रहते थे, उनका भी अपने अपना एक रूल्स रेगुलेशन बन गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग। और भी क्या क्या चेंज हुआ था? मेनी चेंजेस इन रिलीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसमें धर्म के अकॉर्डिंग भी इस टाइम में चेंज हुआ था, ठीक है। मेडिवल टाइम पीरियड में भी, एंशिएंट टाइम पीरियड से धर्म के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ था। मेनी चेंजेस ऑकर्ड इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे चेंज होने लगे। स्पेशली मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया में इस्लामिक धर्म आने लगे थे। इससे पहले हिंदुइज्म थे एंशिएंट टाइम पीरियड में, वहाँ पर वैष्णविज्म भी थे, वहाँ पर बुद्धिज्म भी थे और जैनिज्म भी थे। अब हिंदू धर्म के वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं थे। हिंदू धर्म के अंदर तुम्हें पता है कि चारों मतलब चारों कलर के जो चारों मतलब जो वर्ण व्यवस्था है, तो उसमें 4 लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शूद्रों को भी बहुत समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जैसे इस्लामिक लोग यहाँ पर आए ना, ये शूद्र लोग धीरे धीरे करके उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रति उन्होंने अपने आकर्षण आए थे और वो धीरे धीरे करके अपने धर्म को ट्रांसफर कर रहे थे। और दूसरी बात है कि एक तो फायदा लेने के लिए, और दूसरी बात क्योंकि हिंदू धर्म में उनको फायदा नहीं मिल रहा। और दूसरी जो चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका उस टाइम में इस्लाम धर्म के जो मतलब मुखिया थे, मतलब देश के जो अपने जो एम्पायर के जो रूलर थे, जैसे मुगल डायनेस्टी, सुल्तान डायनेस्टी के जो रूलर थे ना, ये मुस्लिम थे, यानी इस्लाम थे, इस्लाम धर्म के थे। तो ऑब्वियसली उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करेगा तो उसका ही वहाँ पर इस्लामी लोग ही ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग में जो नीचे वाला हिंदू थे ना, बहुत सारे लोग वो अपने धर्म को चेंज करने स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से अब जैसे जैसे चेंज हो रहे थे, तो इस्लाम धर्म में लोग ज़्यादा जा रहे थे, हिंदू धर्म में लोग कम आ रहे थे, ठीक है। तो अब हिंदू धर्म में जो पहले से जो कठोर वाला जो सिस्टम था ना, कि शूद्रों को कुछ समाज में कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ये फैसिलिटी को धीरे धीरे करके घटाया जा रहा था। क्योंकि उनको भी समझ में आता है, जो समाज में ऊपर वाला क्षेत्र में रहते, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनको भी समझ में आ रहा था कि इसी तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, शूद्र लोग अगर इस्लाम धर्म में चले जाए तो हमारे धर्म खतरे में आ जाएगा। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी हिंदू धर्म को धीरे धीरे करके चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो कई पोर्शन में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी, कई पोर्शन में वो धीरे धीरे करके स्ट्रिक्टली जो बैंड था पहले वो हटाया जा रहा था। तो इसके वजह से हिंदू धर्म में भी चेंज आ रहे थे। वर्शिप ऑफ डेटिस, देवता की पूजा भी स्टार्ट हुआ था इस टाइम में। और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, और राजा के द्वारा भी इस टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाया जा रहा था इस टाइम में पीरियड में। जैसे यहाँ पर 2 टेम्पल का एग्जाम्पल दिया है। ये 2 ही टेम्पल साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो 2 टेम्पल का एग्जाम्पल है जो राजा के द्वारा में इस टाइम में बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इसके बाद धर्म में भी और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर इंक्लूडिंग हुआ था। जैसे इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, हिंदू धर्म में भक्ति वाला कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट कर दिया था।
जैसे मैंने बोला हिंदू धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास थे। अब ये अंधविश्वास को हटाने के लिए बहुत सारे नया लोग आए थे, जो लोग क्या किया कर रहे थे, जो हिंदू धर्म के ये अंधविश्वास को हटाया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे थे, ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ना जाए, हिंदू धर्म में रहे। तो इसलिए हिंदू धर्म को उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया तरीके से उनको कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दी हिंदू धर्म को। अब ये जो जिस आइडिया के ऊपर बेस में करना स्टार्ट कर दी, ये था भक्ति। ठीक है, तो इसी तरह से भक्ति आए, जहाँ पर कबीर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कबीर का नाम इम्पोर्टेंट आता है, श्री चैतन्य देव का नाम इम्पोर्टेंट आता है, या देखा जाए जो रामाबाई का नाम इम्पोर्टेंट आ जाता है, मीराबाई का नाम इम्पोर्टेंट आता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, रामदेव के नाम आ जाता है, यहाँ पर बहुत सारे नाम इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाते थे। ठीक है, या गुरु नानक का नाम भी आ जाता है। न्यू रिलीजन इस्लाम अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली इन सब कॉन्टिनेंट जो एरिया है, मतलब इंडिया का सब कॉन्टिनेंट एरिया, यहाँ पर भी नया धर्म आने वाले थे, जो धर्म था इस्लाम। जैसे जैसे बाहर से मतलब मिडिल ईस्ट से वहाँ से बाहर से रूलर लोग इंडिया में आ रहे थे, तो ऐसे ऐसे इस्लाम भी उनके साथ साथ इंडिया में आ रहे थे, और यहाँ पर भी इस्लाम धर्म फैलता जा रहा था। और इस्लाम धर्म के साथ साथ कहीं पर हिंदू धर्म का भी क्लैश हो रहा था, कहीं पर भी इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों मिलकर एक साथ रह रहे थे। तो इसके वजह से दोनों धर्म का सांस्कृतिक मिलन हो रहा था। जैसे कैसे, जैसे बाहर के इस्लाम धर्म के जो कोई भी आदमी आकर यहाँ का लड़कियों से शादी कर रहे थे, तो दोनों धर्म के कल्चर को मिलन हो रहा था। या यहाँ पर कोई भी आर्किटेक्चर बनाया जा रहा था, जिस आर्किटेक्चर में बनाया जा रहा था कि इंडिया के धर्म के अकॉर्डिंग, माने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा तो करके जैसे खिलान, गम्बूज, ऐसे बहुत सारे पोर्शन होता है। इस पोर्शन में उन्होंने इस्लाम आर्किटेक्चर के जो पैटर्न उन्होंने यूज़ कर रहे थे, या उसके ऊपर जो सब्जेक्ट हो रहा था वो सब्जेक्ट हिंदू धर्म का ले रहे थे। ठीक है, मुस्लिम आर्किटेक्चर के ऊपर। तो ऐसे करके दोनों कल्चर भी मिलन हो रहा था। तो ये चीज़ इस टाइम में बहुत सारे चेंज हो रहा था सोसाइटी में। ठीक है, और ये वाई तो चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ गया, लास्ट ये चैप्टर पर ख़त्म होने वाला था। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कीवर्ड को रखे, जिस कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब ये कीवर्ड मतलब ये वर्ड जो स्पेशली हिस्ट्री में ही सुनाए जाते हैं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वर्ड को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उलेमा, उलेमा बोला है लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। थियोलॉजियंस मतलब धर्मशास्त्र, और जूरिस्ट मतलब जो जुडिशन, जो न्याय शास्त्र होता है। तो मतलब जो धर्मशास्त्र या न्याय शास्त्र के बारे में उन्होंने पढ़ा है और इसके बारे में जो ज्ञान रखते हैं, इसे उलेमा कहते हैं। स्पेशली इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग ये बिलोंग करते हैं। इस्लाम धर्म में जो धर्मशास्त्र को भी पढ़ा है और उन्होंने जो जूरिस्ट का काम करते हैं, मतलब वहाँ का जो बीच न्याय करने का जो काम करते हैं, इसे हम लोग उलेमा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ पर जैसे धर्म में जो काम करते हैं ना, जो ब्राह्मण लोग काम करते हैं, लेकिन न्याय का काम करते हैं कौन? न्याय का काम करते हैं अलग लोग काम करते हैं। न्याय का काम जो राजा करते थे, मतलब मेडिवल टाइम पीरियड का बात कर रहा हूँ, राजा लोग करते थे। आज के दिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीच न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है। तो ये सिस्टम तब देखा जाए इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों ही पावर जो उलेमा के पास थे, और उलेमा एक पद का नाम है। ठीक है, उसके बाद पैन रीजनल, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, तो मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना जो एरिया को वहाँ पर स्प्रेड करना, ये हो जाता है पैन रीजनल। जैसे मैंने बोला वहाँ पर चोला एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ये सब अलग अलग क्षेत्र में जाकर वो अपना एरिया को कवर किया था। जैसे पूरे इंडिया में या आधा से ज़्यादा इंडिया में उन्होंने अपना एम्पायर को कवर किया था, तो अलग अलग क्षेत्र में किया था। तो ये हो जाता है पैन रीजनल। पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब क्या है? पैट्रॉन का मतलब है संरक्षक। ठीक है, मतलब एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन। तो एक जिसके पास पैसे वाला लोग जो दूसरे जो बंदे को सपोर्ट करते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। मतलब अब वो बंदा किसी काम में मशहूर है, जैसे वो एक आर्टिस्ट हो सकता है, वो एक क्राफ्ट पर्सन हो सकता है, वो एक नोबेल पर्सन हो सकता है, ये पैसे वो ज्ञानी लोग हो सकते हैं, तो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे उस टाइम में राजा थे या सुल्तान लोग थे, ये क्या करते थे कि अपने जो दरबार होता था उस दरबार में बहुत सारे ज्ञानी लोग रहते थे, लेकिन ये रहते थे उस दरबार में सिर्फ काम करने के लिए या अपने इस काम के लिए अपने उस दरबार को, राजा के दरबार को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाते थे। तो ये सब हो जाता है पैट्रॉन, तो ये उस राजा का संरक्षक हो जाता था। ठीक है, उसके बाद कार्टोग्राफर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ए पर्सन हु मेक मैप्स, मतलब ये नक्शा जो बनाते हैं, नक्शा नवीस, ये हो जाता है कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं। आर्काइव, आर्काइव वो चीज़ हो जाता है ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर। मतलब
जहाँ पर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को या पुराने जो लिपि लिखते थे ये सबको मैं स्टोर कर कर रखा हूँ, ये जगह हो जाता है आर्काइव। तो उसी जगह को हम लोग आर्काइव कह सकते हैं। तो आज के दिन में अगर हिस्ट्री लिखने के लिए जाओ तो किसी भी आर्काइव में जाओ तो वहाँ पर आसानी से डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है। हैबिटेट, हैबिटेट आपके हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का स्पेशली यहाँ पर चीज़ बोला जा रहा है कि द रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ ए रीजन। तो एक रीजन का जो एनवायरनमेंट होता है ना, एंड द रेसिडेंट्स, वहाँ के जो लोग रहते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, जैसे तरह से वो सामाजिक और अर्थनैतिक दृष्टि से वो अपना लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं, मतलब जैसे तरीके से वो वहाँ पर जीते हैं, ठीक है, तो ये वो हो जाता है उनका हैबिटेट। तो मतलब मैं इसी जगह को कवर करूँ कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ पर अपने यहाँ का जो समाज के जो और इकोनॉमिक जो लाइफस्टाइल है, मतलब मेरे पास जैसे पैसा है उसी पैसे के अकॉर्डिंग मैं अपना जीता हूँ, और यहाँ पर समाज में जो रूल्स है वो रूल्स को अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जीता हूँ। तो ये चीज़ हो जाता है कि इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये मेरा हैबिटेट बन चुका है। ठीक है, आज समझ में? तो यही चीज़ है हैबिटेट। तो ये वीडियो यही तक, ये वीडियो मतलब ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। इस चैप्टर को मैंने ये पूरे एक वीडियो में कवर कर दिया। अच्छी तरह से इसको पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर ही हो जाएगा, और हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम लोग दूसरे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए यही तक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।